हाय एवरीवन, कंपटीशन गुरु में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विवेक सिंह। आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि जो केबीएस है, केबीएस 2026-2027 की वैकेंसी निकल चुकी है। तो उस सीरीज में आज जो लेक्चर है वो बेसिकली इकोनॉमिक्स डोमेन सब्जेक्ट के लिए है मेरा। ठीक है, तो देखो इस क्लास में हम सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि सिलेबस क्या है। सिलेबस के बाद हम एक टॉपिक भी आपको डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक पे कितने क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आपको पता है कि इस बार का जो आपका एग्जाम है वो एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव है, तो हम एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के बारे में भी बात करेंगे कि उसमें आर्ट ऑफ राइटिंग क्या होनी चाहिए। तो बहरहाल पहले सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो टायर 2 है। टायर 2 में पीजीटी इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है। तो इसमें देखो, एक तो स्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे अगर हम कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये दूसरा यूनिट है। तीसरे नंबर पर स्टैटिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन। चौथे नंबर पर इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। फिर नेक्स्ट जो आपकी यूनिट है वो है प्रोडक्शन, बिहेवियर एंड सप्लाई। फिर इसके बाद अगर आगे की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट नंबर पे, तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट मार्केट कंपटीशन। फिर आपको नेशनल इनकम करके एक टॉपिक पढ़ना है। इसके बाद मनी एंड बैंकिंग एक टॉपिक पढ़ना है। फिर इसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड देन व्हाट गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। और जैसे हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आएंगे तो वहां पे हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट करके एक टॉपिक पढ़ना है। फिर नेक्स्ट नंबर पे बात करें 1947 से लेके 1990s तक जो इंडिया का इकोनॉमी का जो इवोल्यूशन है, उसमें जो डेवलपमेंट हुआ है वो टॉपिक पढ़ना है, मतलब 1991 जिसको हम एलपीजी कहते हैं। और करंट में हमारी इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में हमें रीड आउट करना है। फिर इसके बाद लास्ट जो आपका चैप्टर है वो है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। तो दिस इज अ सिलेबस ऑफ केबीएस एनबीएस पीजीटी इकोनॉमिक्स। तो ये रहा सिलेबस। आज हमने क्या किया है कि इसमें से एक टॉपिक उठाया है, बेसिकली मनी एंड बैंकिंग। तो मनी एंड बैंकिंग में जो है इतनी चीजें आपको पढ़नी है। एक तो मनी क्या होता है, मनी का फंक्शन क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद मनी कैसे क्रिएट होती है, कॉमर्शियल बैंक अपने यहाँ मनी कैसे क्रिएट करते हैं। फिर सेंट्रल बैंक मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का टोटल फंक्शन पढ़ना है। तो आज की जो आपकी ये क्लास होगी ये बेसिकली मनी एंड बैंकिंग में से आज मैं आरबीआई के फंक्शन के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप उस क्लास को ध्यान से देखो और इस पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस टॉपिक में कितने तरीके के एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। केवल हम टॉपिक ही नहीं समझाएंगे, कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि डिस्क्रिप्टिव कैसे लिखना है आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन लूंगा मैं। तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं किससे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, आरबीआई। आपको भी पता है कि अगर हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार है, भारत सरकार का ये सेंट्रल बैंक है। आरबीआई की अगर हम बात करते हैं तो आरबीआई जो एक्ट है वो 1934 में पास हुआ था, और आरबीआई का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर बेसिकली आपको पता ही है कि मुंबई है। ये तो एक बेसिक चीज बताई मैंने, लेकिन अब हम फंक्शन पे आते हैं। क्योंकि देखो, जो सेंट्रल बैंक है किसी कंट्री में वो कई तरीके के फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर हम किसी भी देश के केंद्रीय बैंक की बात करेंगे तो उसके बहुत तरीके के क्या होते हैं, बेसिकली फंक्शन होते हैं। तो हम उसी फंक्शन में से टॉपिक को देखते हैं। तो मान लो कि हमने यहाँ पे उठाया कि व्हाट इज अ रोल एंड फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो देखो, सबसे जो इंपॉर्टेंट, अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट दुनिया का कोई भी अगर सेंट्रल बैंक होगा ना, मैं केवल भारत के सेंट्रल बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया का कहीं का भी जो सेंट्रल बैंक होगा उसका जो सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो होता है किसी कंट्री में क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी को अनाउंस करना। तो अगर हम भारत जैसे देश में बात करें तो भारत में जो आरबीआई है उसका सबसे पहला काम है कि क्रेडिट पॉलिसी को बनाना, उसको इंप्लीमेंट करना, और उसको क्या करना, सुपरवाइज भी करना। केवल वो बनाता ही नहीं है, उसको इंप्लीमेंट भी वही करता है और साथ ही साथ उसको सुपरवाइज करता है। बाकी आपको पता ही है कि हमारे इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो जितनी भी करेंसीज है, नोट है, कॉइन है, उनको निकालने का काम बेसिकली आरबीआई करता है, एक्सेप्ट द ₹1, अगर ₹1 की नोट को छोड़ दे। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं तो सभी को पता है कि इट इज अ बैंकर्स ऑफ द बैंक, क्योंकि जितने भी हमारे इंडिया में बैंक हैं वो आरबीआई के रेगुलेटरी नॉर्म्स को बेसिकली क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। एंड इट इज अ सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम,
फाइनेंशियल सिस्टम मतलब जैसे जब भी हम फाइनेंशियल सिस्टम की बात करते हैं तो एक चैप्टर होता है जिसको हम बोलते हैं इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। तो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, वन इज मनी मार्केट एंड सेकेंड वन इज व्हाट, कैपिटल मार्केट। तो इन इंडिया मनी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय व्हाट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कि इंडिया में जो मनी मार्केट है उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। बाकी अगर हम बात करते हैं, इट इज अ मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, रुपया डॉलर जो अप डाउन हो रहा है, फिर साथ ही साथ जो हमारे कंट्री का फॉरेक्स है उसको रिजर्व रखना। तो दैट्स वाई आरबीआई को हम बेसिकली क्या कहते हैं कि इट इज अ मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड इट इज अ बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट। और ये बेसिकली बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट है। और भी फंक्शन है, अब जैसे अगर हम बात करें नबार्ड, ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं नबार्ड की, ठीक है, NABARD नबार्ड हो गया। सिडबी की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम एग्जिम बैंक की बात करें या हम बात करें NHB मतलब नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट और स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल हाउसिंग बैंक। तो इन लोगों के साथ भी मिलके जो है ना आरबीआई क्या करता है, बहुत सारे वेरियस डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को बेसिकली क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब आज के टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी क्या है पूरा अच्छे से समझेंगे A to Z। आप इस लेक्चर को एक डेमो लेक्चर भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ये लेक्चर जो है केवल हम आपको पढ़ाने के लिए फ्री कंटेंट दे रहे हैं, एक तरीके का ये डेमो कंटेंट भी है। तो आप देखो, पहले हम पूरे क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी को समझेंगे कि व्हाट इज क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो देखो, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे ये बात कही कि दुनिया का कोई भी सेंट्रल बैंक है तो उसका जो सबसे मेन फंक्शन होता है वो होता है क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना। अब एक्चुअली में ये क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखो, अगर मान लो कि हम एक जनरल सा एग्जांपल लें कि आप मान के चलो, जो आप ये सर्किल देख रहे हो, सपोज दैट हम मान लेते हैं कि ये हमारी इकोनॉमी है। ये बेसिकली हमारी बेसिकली क्या है, इकोनॉमी है, ठीक है, ये हमारी बेसिकली अर्थव्यवस्था है, ठीक। अब देखो, कोई भी जो इकोनॉमी है वो एक्चुअली में एक्सेलरेट कैसे होती है, वो बेसिकली कैसे चलती है। जैसे मान लो कि हम एक जनरल सा एग्जांपल लें कि हमारी बॉडी में एनर्जी कहाँ से आती है, जब हम खाना खाते हैं। खाना खाते हैं तो इसके बाद एनर्जी आती है, इसके बाद हम परफॉर्म करना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको ये बात याद रखना है कि किसी भी देश की जो इकोनॉमी होती है ना, तो एक्चुअली में वो रन कैसे करती है। तो किसी भी देश की जो इकोनॉमी है तो हम उसको सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि इट इज रन बाय सप्लाई ऑफ मनी। बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, सप्लाई ऑफ मनी। क्यों? क्योंकि जब कभी भी हम मनी वर्ड की बात करते हैं तो मनी इज व्हाट, इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। क्योंकि जो मनी है उसी से हम दुनिया भर के एक्सचेंज करते हैं, मीडियम को बेसिकली क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि जो हमारी बॉडी है वो एक्चुअली में रन कैसे करेगी, जब हम इसके अंदर क्या करेंगे, खाना सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली वही चीज यहाँ पे भी आपको देखना है कि किसी भी देश की जो इकोनॉमी है वो बेसिकली कैसे रन करेगी, तो जब हम उसमें मनी की सप्लाई करेंगे। अब इसको ना मैं और आसान भाषा से मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर इसके बाद हम पूरे मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स और इन सब चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब जैसे मान लो कि हमने एक जनरल सा एग्जांपल लिया, मान लेते हैं कि ये बेसिकली क्या है, एक गाड़ी का कोई टायर है। अब गाड़ी के टायर में क्या है कि मान लो उसमें 40 पॉइंट हवा की जरूरत है, ठीक है ना, लेकिन हमने गलती से क्या कर दिया कि उसमें हमने 50 पॉइंट हवा क्या कर दी, भर दी। तो हम जैसे ही उसमें 50 पॉइंट हवा भरेंगे तो जाहिर सी बात है टायर फट जाएगा। या ये भी हो सकता है कि उस टायर में हमने क्या किया, 30 पॉइंट हवा भर दी, जरूरत उसको कितनी थी, 40 पॉइंट की, लेकिन हमने उसमें कितना भर दिया, 30 पॉइंट, मतलब कम कर दिया। तब भी इस भी केस में क्या होगा कि जो आपका टायर है वो बेसिकली फट जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर इकोनॉमी में मनी का फ्लो, अब यही चीज आप यहाँ पे मनी से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि मान लो कि हमने ये कह दिया कि जो हमारी इकोनॉमी है वो बेसिकली किससे चलती है, सप्लाई ऑफ मनी से चलती है। बेसिकली किससे चलती है, सप्लाई ऑफ मनी से। अब मान लो सप्लाई ऑफ मनी अगर आप अपनी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा भर दोगे, बहुत ज्यादा भरोगे, तो हमेशा ये बात याद रखना कि आपकी इकोनॉमी में एक कंसिक्वेंस डेवलप होगा, और उस कंसिक्वेंस को ही हम बेसिकली इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर हम बात करें तो उस कंसिक्वेंस को ही हम बेसिकली क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। ध्यान से इस मेरे टॉपिक को समझना, मैं क्या कहना चाहता हूं कि विदाउट सप्लाई ऑफ मनी यू कैन नॉट रन योर इकोनॉमी।
आप जो है अपनी इकोनॉमी को बिना सप्लाई ऑफ मनी से रन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अपनी इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो एक कंसिक्वेंस डेवलप होगा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब क्या है कि किसी भी कमोडिटी का जो जनरल प्राइस लेवल है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। सेम सिचुएशन यहाँ पे है कि अगर आपकी इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी बहुत कम हो जाए, सपोज दैट कि आपकी इकोनॉमी में जितना डिजायर्ड सप्लाई ऑफ मनी की जरूरत है वो बेसिकली कम हो जाए, तो एक नया कंसिक्वेंस फिर से डेवलप होगा जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, डिफ्लेशन। तो हमेशा एक बात याद रखना कि इकोनॉमी में प्राइस जो है बहुत कम नहीं होना चाहिए और इकोनॉमी में प्राइस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने एक जनरल दिमाग से सोचो, ठीक है ना, क्योंकि देखो प्राइस मैटर्स फॉर एवरीवन। जो दाम है ना, जो मूल्य है वो सबके लिए मैटर करता है। कि अगर मान लो अगर किसी भी चीज का प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए तो भाई कौन परेशान होगा, कंज्यूमर। बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो कौन परेशान होगा, कंज्यूमर। और किसी चीज का प्राइस बहुत ज्यादा कम हो जाए तब कौन परेशान होगा, तो इस केस में परेशान होगा प्रोड्यूसर। तो क्योंकि भाई अगर मान लो कि ये पेन है, अब इस पेन का दाम जो है वो 5 रुपए होना चाहिए, अब ये बढ़ के 10 रुपए हो जाए तो आप परेशान हो जाओगे। अब इस पेन का दाम 5 रुपए होना चाहिए, ठीक है ना, जिस बंदे ने या जिस प्रोड्यूसर ने इस पेन को बनाया है वो रॉ मटेरियल ला के ये सोच रहा है कि मैंने 5 रुपए रॉ मटेरियल ला के ये पेन बनाया है, तब तो वो तो मार्केट में यही सोचेगा ना कि कम से कम मुझे इसका 7 रुपए मिले। लेकिन अगर उसको 7 रुपए नहीं मिलेगा तो वो परेशान हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इकोनॉमी के अंदर प्राइस जो है बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए और इकोनॉमी के अंदर प्राइस बहुत कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब कभी भी इकोनॉमी में प्राइस बहुत ज्यादा हो जाती है तो कंज्यूमर सफर करता है, लेकिन अगर प्राइस डिक्रीज हो जाती है तो प्रोड्यूसर सफर करता है। तो मोटा मोटी अगर ओवरऑल अगर हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये बात करें कि जो क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके देश में बनाता है तो उसको बनाने के पीछे उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो हमेशा ये बात याद रखना, द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी इज नथिंग टू कंट्रोल प्राइस। की इकोनॉमी के अंदर प्राइस को कंट्रोल रखना, मतलब प्राइस स्टेबिलिटी। आप इसको ना जनरल लाइफ साइंस से भी समझ सकते हैं कि मान लो कि मैंने ये कहा कि जो हार्ट है, अब मेरे हार्ट का जो पेस रेट है वो 70 से लेके 72 पर मिनट है। अब एकाएक क्या होगा कि अगर मान लो मेरे हार्ट का पेस रेट 172 हो जाएगा तब भी दिक्कत होगी, और अगर 50 हो जाएगा तब भी दिक्कत होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आरबीआई है उसका मेन काम यही है कि प्राइस स्टेबिलिटी, क्योंकि प्राइस ना बहुत ज्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए। उसी लिए आरबीआई क्या करती है, क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। और क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी से जो आरबीआई है वो सप्लाई ऑफ मनी को बेसिकली क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना एक बात, यहां से टेक्निकल बात समझना है। अब जैसे मान लो अगर हम एक जनरल सा एग्जांपल लें कि भाई आपके देश में, या एक जनरल सा एग्जांपल लेते हैं कि जो सप्लाई ऑफ मनी है उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या बनाती है, क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। और आरबीआई के अंडर में क्या होता है कि अगर हम बात करें तो एक कमेटी होती है, एक बेसिकली क्या होती है, कमेटी होती है, जिस कमेटी का नाम बेसिकली क्या है, जब भी हम बात करेंगे तो उस कमेटी का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो जब कभी भी हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करेंगे, अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करें तो ये एक्चुअली में 2015 में बनी थी, ठीक है ना। और इसने अपनी पहली बार जो मॉनेटरी पॉलिसी प्रेजेंट की थी वो 2016 में की थी। और जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी वो बनाई गई थी उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन पे। उर्जित पटेल एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये एमपीसी बनाई गई। 2016 में इसने पहली बार अपना पहली मॉनेटरी पॉलिसी रखी थी और कमेटी कब बनी थी, 2015 में। अब इसमें क्या होता है कि पहले क्या होता था, मतलब 2015 के पहले जो क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी थी इट इज स्लोली प्रेजेंटेड बाई या पब्लिश बाई आरबीआई, मतलब ये सारा काम आरबीआई का था। लेकिन बाद में सरकार ने आरबीआई एक्ट का अमेंडमेंट किया, आरबीआई एक्ट 1934 का अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ कि मॉनेटरी पॉलिसी में अब 3 मेंबर जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से भी आते हैं। जब भी हम बात करेंगे 3 मेंबर गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं और 3 मेंबर जो होते हैं वो आरबीआई की तरफ से आते हैं। अब ये जो गवर्नमेंट की तरफ से जो 3 मेंबर आते हैं इसमें एक बंदा जो होना चाहिए वो बैंकिंग का एक्सपर्ट होना चाहिए, और दूसरे नंबर पे बात करें तो एक फाइनेंस का एक्सपर्ट होना चाहिए, और तीसरे नंबर पे बात करें तो एक इकोनॉमिक्स का बेसिकली क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। बाकी जो आरबीआई की तरफ से 3 मेंबर आते हैं उसमें एक तो आरबीआई का गवर्नर होता है,
पहले नंबर पे आरबीआई का गवर्नर होता है, फिर दूसरे नंबर पर एक डेप्यूटी गवर्नर होता है, क्योंकि जब भी हम आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई में टोटल 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। तो 4 डेप्यूटी गवर्नर में से एक डेप्यूटी गवर्नर और एक आरबीआई ऑफिशियल। अब ये 6 लोग मिलके आपके देश में क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी को अनाउंस करते हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बनाया कि क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करना। तो आप अपने ही दिमाग से सोचो, अब भाई पहले तो आरबीआई ये चीज चेक करेगा ना, पहले तो आरबीआई ये देखेगा कि अभी करंट में हमारी इकोनॉमी में कितना सप्लाई ऑफ मनी है। अगर उसको ये लगता है कि इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी जो है वो कम है, तो वो उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और अगर उसको ये लगता है कि इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी बहुत ज्यादा है, तो उसको डिक्रीज करेगा। अब उसी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो है क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। तो सबसे पहले तो हमें यही चेक करना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी कितना है। तो अब आप अपनी इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी को कैसे चेक करोगे? तो आरबीआई क्या करता है, इसके लिए मॉनेटरी एग्रीगेट का इस्तेमाल करता है। आप यहां पे देखोगे न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट। अगर न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट की बात करें तो ये जून 1998 में आया था, और इसको बनाया था, अगर हम बात करते हैं तो अगर हम बात करें तो डॉक्टर वाई बी रेड्डी जो है बेसिकली आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं। तो जो आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर हैं 1998 में, उन्होंने नए न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट के सिस्टम को बेसिकली स्टार्ट किया। मतलब जो मॉनेटरी एग्रीगेट है, इस मॉनेटरी एग्रीगेट से हम ये चेक करते हैं कि सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में ज्यादा है कि सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में कम है। अगर इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा होगी तो उसको आरबीआई कम करेगी, अगर सप्लाई ऑफ मनी कम होगी तो उसको बढ़ाएगी। यही आरबीआई का मेन काम है। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो मॉनेटरी एग्रीगेट्स है इसमें क्या क्या आता है। तो सबसे पहले नंबर पे अगर हम बात करें न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट, जिसको हम मॉनेटरी बेस भी कहते हैं, या हम इसको रिजर्व मनी भी कहते हैं, या हम इसको M0 के नाम से भी जानते हैं, या हम इसको बेसिकली M0 के भी नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें क्या क्या आता है, एक तो देखो क्या आएगा, ये इसमें बेसिकली क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहले नंबर पर करेंसी सर्कुलेशन, बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। मतलब कि करंट में करेंसी कितनी सर्कुलेट हो रही है, बैंकों ने अपना पैसा आरबीआई के पास कितना जमा कर रखा है, और आरबीआई के पास अदर फॉर्म में कितने डिपॉजिट हैं। तो इसी को हम बेसिकली रिजर्व मनी कहते हैं, या हम इसको मॉनेटरी बेस भी कह सकते हैं। अब ये है, इससे हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी कितना है। अगर वो ज्यादा है तो उसको कम करेंगे, अगर कम है तो उसको बढ़ाएंगे। तो अगर हम नेक्स्ट नंबर पे बात करें, अब ये NM1 क्या होता है, मतलब न्यू मॉनेटरी 1, इसको हम नैरो मनी कहते हैं। अब नैरो मनी का मतलब क्या है, इसमें क्या क्या है, करेंसी विद द पब्लिक, फिर करंट डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, डिमांड लाइबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम एंड अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई। मतलब अगर हम, अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसको आखिर हम नैरो मनी क्यों कहते हैं, वाई वी कॉल्ड नैरो मनी, कि हम जो NM1 है इसको नैरो मनी क्यों कहते हैं। देखो नैरो मनी इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि इसमें बेसिकली डिमांड डिपॉजिट है। अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें बेसिकली क्या है, डिमांड डिपॉजिट है। अब डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या है, अब डिमांड डिपॉजिट में हमने मान लो सेविंग अकाउंट रख लिया, और मान लो हमने दूसरे नंबर पर इसमें क्या रख लिया, करंट अकाउंट। अब देखो कोई भी अगर सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के फॉर्म में बैंक में पैसा रखता है तो वो पैसा तुरंत निकाल लेता है, बैंक उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। इसीलिए वो, मतलब आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में जो भी पैसा आपने बैंकों के पास जमा कर रखा है वो बहुत नैरो इसलिए क्योंकि आप तुरंत निकाल लेते हो। मतलब उसका जो पार्किंग टाइम है वो बहुत हाई होता है, बहुत जल्दी जल्दी हम क्या कर लेते हैं, उसको निकाल लेते हैं पैसे को, ठीक है। तो बैंक उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, इसीलिए उसको नैरो मनी कहते हैं। फिर से मैं आपको याद दिलाने के लिए बता दूं, जो भी मैं नया मॉनेटरी एग्रीगेट आपको समझा रहा हूं, इससे आरबीआई ये चेक करता है कि एक्चुअली में हमारी इकोनॉमी में करंट में कितना मनी सप्लाई है। अगर आपकी इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगा तो उसको बढ़ाएगी, अगर ज्यादा होगा तो उसको कम करेगी। इसी को क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। और क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी इसीलिए बनाई जाती है ताकि आपकी इकोनॉमी में प्राइस स्टेबिलिटी रहे और साथ ही साथ आपकी इकोनॉमी का ग्रोथ भी हो। तो अभी हम उसके ऊपर भी आएंगे, उनके टूल्स के ऊपर भी आएंगे। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट नंबर पे बात करें कि न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट 2 में क्या आता है, तो इसमें M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। मतलब
M1 वाला पार्ट तो यहां पे रहेगा ही रहेगा। लोगों ने पोस्ट ऑफिस में सेविंग के फॉर्म में कितना पैसा रखा है उसी को हम NM2 कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे अगर हम बात करें तो हम NM3 की बात करें, न्यू मॉनेटरी 3, तो इसको हम ब्रॉड मनी कहते हैं। अब देखो इसमें क्या है, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट हिल्ड बाय कॉमर्शियल बैंक, मतलब कि कहने का मतलब क्या है, अब टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ, अब टाइम डिपॉजिट में जनरली हम दो चीजें रखेंगे, एक सबसे पहले नंबर पे रेकरिंग अकाउंट, ठीक है ना, और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो फिक्स अकाउंट। तो अब देखो कोई भी बंदा अगर मान लो 10 लाख रुपए 10 साल के लिए जमा करता है, तो अब तो वो पैसा 10 साल बाद निकालेगा ना, तो मतलब जो बैंक है अब उस 10 साल के पैसे का कहीं ना कहीं इस्तेमाल तो कर सकता है, इसीलिए उसको वो क्या बोलता है, ब्रॉड मनी बोलता है। मतलब अगर हम M1 की बात करें तो M1 बेसिकली नैरो मनी है, लेकिन जो M3 है वो एक्चुअली में क्या है, ब्रॉड मनी है। ब्रॉड मतलब उस पैसे का वो इस्तेमाल कर सकता है। फिर लास्ट में अगर हम बात करते हैं M4 क्या होता है, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, यहां से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को हटा देंगे। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अब देखो आरबीआई से इसे ऐसे पता चल जाएगा कि भाई कितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है, कितना लोगों के पास है, लोगों ने बैंकों में कितना पैसा जमा कर रखा है, बैंकों ने आरबीआई के पास कितना जमा कर रखा है, लोगों ने पोस्ट ऑफिस में कितना पैसा जमा कर रखा है। तो इससे उसको एक लमसम आइडिया मिल जाता है कि एक्चुअली में हमारी इकोनॉमी में करंट में कितना सप्लाई ऑफ मनी है। अब आरबीआई को यह लगता है कि अगर पैसा कम है तो वो उसको इंक्रीज करेगी, अगर आरबीआई को लगता है कि पैसा ज्यादा है तो उसको डिक्रीज करेगी, क्योंकि उसको स्टेबल रखना है। इकोनॉमी में मनी के फ्लो को स्टेबल रखना है, ना बहुत ज्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि अगर इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा होगी तो वो इन्फ्लेशन को क्रिएट करेगी, अगर कम होगी तो वो बेसिकली डिफ्लेशन को क्या करेगी, क्रिएट करेगी। तो अब जैसे मान लो आपके सामने यहां पे एक क्वेश्चन है, अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अब इसमें लिखा है कि इफ यू विड्रॉ ₹1 लाख इन कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, मान लो आपका जो डिमांड डिपॉजिट, मान लो कि आपका जो पैसा है वो सेविंग अकाउंट में है और उसमें से आपने 1 लाख रुपए निकाल लिया, तो आगे पूछ रहा है द इमीडिएट इफेक्ट ऑन एग्रीगेट मनी सप्लाई इन इकोनॉमी विल बी। देखो बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है कि आपके सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए है और आपने उसको निकाल लिया, तो आपको यह बताना है कि क्या इकोनॉमी में मनी सप्लाई पर क्या फर्क पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टू लीव इट अनचेंज्ड। क्यों? क्योंकि भाई आपने निकाल लिया तो वो सर्कुलेशन में फिर चली जाएगी ना, वो पैसा जो आपने पैसा 1 लाख रुपए निकाला तो उससे आप कुछ ना कुछ खरीदोगे ही, तो फिर तो मार्केट में वो सर्कुलेट ही हो जाएगी ना। तो इसका एक टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत लोग इसका कुछ उल्टा पुल्टा आंसर कर सकते हैं, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मान लो, अब आते हैं हम लोग सिंपल नंबर पे कि अब हम यहां पे देखेंगे कि जो क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी है, तो क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी के लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, मतलब अगर हम आरबीआई की बात करते हैं, तो वो कैसे बेसिकली क्या करती है कि सप्लाई ऑफ मनी को कैसे कंट्रोल करती है। तो आरबीआई क्या करती है कि उसके पास दो तरीके की टेक्निक है। सबसे पहले नंबर पे तो देखो क्वांटिटेटिव टेक्निक है और दूसरे नंबर पे क्वालिटेटिव टेक्निक है। मतलब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, इन दो टेक्निक से जो आरबीआई है वो बेसिकली आपकी इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी को बेसिकली क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो अब उसको आप ध्यान से देखो कैसे कैसे क्या क्या है। अब इसमें से देखो हम सबसे पहले नंबर पे लेते हैं बैंक रेट वर्सेस रेपो रेट, ठीक है। पहला टूल है ये क्वांटिटेटिव टेक्निक के बारे में मैं बता रहा हूं। अगर मैं यहां पे बात करूंगा तो ये कौन सी टेक्निक है, क्वांटिटेटिव टेक्निक। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक में सबसे पहले हम लेते हैं बैंक रेट और दूसरे नंबर पे हम लेते हैं रेपो रेट। देखो हमें और आपको अच्छे तरीके से पता है कि आरबीआई इज द बैंकर्स ऑफ द बैंक, कि आरबीआई जो है वो बैंकर्स ऑफ द बैंक है। तो सिंपल सी बात है कि मान लेते हैं कि ये हमारा सेंट्रल बैंक है, ये हमारा बेसिकली क्या है, सेंट्रल बैंक है, और ये आप मान लेते हैं कि ये कॉमर्शियल बैंक है। अब मान लो इस कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं है, तो ये तो जाहिर सी बात है आरबीआई के पास जाएगा। अब आरबीआई क्या करेगा, इसको पैसा देगा, तो पैसा देगा तो इस पे कोई ना कोई इंटरेस्ट जरूर चार्ज करेगा। तो जब वो इंटरेस्ट चार्ज करता है ना, तो उसी इंटरेस्ट को हम बैंक रेट कहते हैं, उसी इंटरेस्ट को हम रेपो रेट कहते हैं। मतलब अगर यहां पे आप ध्यान देंगे कि बैंक रेट और रेपो रेट की जो डेफिनेशन होती है वो सेम होती है, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है दोनों में, देखो जब भी बैंक रेट में, ध्यान से समझना, जब भी बैंक रेट में
बात करेंगे तो यहां पे जो बैंक है वो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लेते हैं, लेकिन जब रेपो रेट में हम आते हैं तो यहां पर बेसिकली वो शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई से पैसा लेते हैं। मतलब जो रेपो रेट है वो क्या है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है, और जो बैंक रेट है वो बेसिकली क्या है, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। जब भी हम बात करेंगे रेपो रेट बेसिकली किस लिए है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, और बैंक रेट बेसिकली किसके लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए। और एक डिफरेंस और आपको याद रखना है, जब भी हम बैंक रेट की बात करेंगे तो बैंक रेट में जब भी बैंक आरबीआई से पैसा लेता है तो विदाउट एनी कोलेटरल, विदाउट एनी कोलेटरल का मतलब क्या है कि यहां पर बैंकों को कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिना गिरवी रखे आरबीआई उनको पैसा दे देता है। लेकिन जैसे ही हम किस में आएंगे, रेपो रेट में आएंगे, तो रेपो रेट में बैंकों को कुछ ना कुछ सिक्योरिटी गिरवी रखनी पड़ती है आरबीआई के सामने। आफ्टर दैट दे टेक लोन फ्रॉम द आरबीआई, इसके बाद वो बेसिकली आरबीआई से क्या लेते हैं, लोन लेते हैं। अब यहां पे हमें ये समझना है, अब नेक्स्ट चीज हम आपको यहां पे एक चीज और समझाते हैं, आप ध्यान से देखो। अब भाई इससे कैसे सप्लाई ऑफ मनी क्या हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है, अब इसको देखेंगे। अब जैसे मान लो कि आरबीआई ने क्या किया, बैंक रेट और रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया। जब भी आरबीआई बैंक मतलब आरबीआई क्या करेगी, बैंक रेट को या रेपो रेट को इंक्रीज करेगी, तो जो बैंक है वो भी अपने इंटरेस्ट रेट को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। और जैसे ही मार्केट में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब जो क्रेडिट क्रिएशन है आपकी इकोनॉमी में, या आप इसको क्रेडिट क्रिएशन भी कह सकते हैं, कि आपकी इकोनॉमी में जो क्रेडिट क्रिएशन है ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अब मान लो कि लोन की रेट 10% चल रही थी और एकाएक आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, तो खटाक से बैंक ने भी 12% कर दिया अपना इंटरेस्ट रेट, तो अब लोग लोन नहीं लेंगे, लोग बेसिकली लोन नहीं लेंगे। अब आप खुद देखो, अब आप इसको मैक्रो लेवल पे देखो, लोन पे कितना काम चल रहा है, किसी की इंडस्ट्री लोन पे चल रही है, कार लोन पे आ रही है, घर लोन पे बन रहा है। अब मान लो कि हम एक जनरल से एग्जांपल लेते हैं कि भारत में 50 लाख लोगों ने प्लानिंग की कि भाई मैं घर बनाऊंगा, और एकाएक क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज कर गया। अब उसमें से 50 लाख लोगों में से जो है 10 लाख लोगों ने क्या कर दिया, अपना प्लानिंग कैंसिल कर दिया, क्योंकि अब वो वेट करेंगे कि इंटरेस्ट रेट कब डाउन होगा, ठीक है ना। तो अब बताओ 10 लाख लोगों ने घर नहीं बनाया तो सीमेंट इंडस्ट्री पे फर्क पड़ा, सरिया की इंडस्ट्री पे फर्क पड़ा, घर बनता तो घर में ही दुनिया भर का सामान आता, तो ऐसी इतनी इंडस्ट्रियों पे क्या पड़ जाता है, फर्क पड़ जाता है। अब उसी चीज का अगर हम उल्टा कर दें कि मान लो कि अब जैसे ही आरबीआई को ये लगेगा कि मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा है, तुरंत खटाक से अपना इंटरेस्ट रेट वो क्या कर देगी, बढ़ा देगी। और जैसे ही लगेगा कि अब सप्लाई ऑफ मनी को मार्केट में बढ़ाना चाहिए, तो खटाक से अपना इंटरेस्ट रेट क्या कर देगी, डाउन कर देगी, मतलब रेपो रेट को और बैंक रेट को खटाक से डाउन कर देगी। तो जैसे ही वो डाउन करेगी तो लोग लोन लेना स्टार्ट कर देंगे, और जैसे ही लोग लोन लेना स्टार्ट कर देंगे तो सप्लाई ऑफ मनी मार्केट में बढ़ जाएगी। तो नाउ अब आरबीआई ये डिसाइड करेगा कि कब सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाना है और कब सप्लाई ऑफ मनी को गिराना है, ठीक है। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरबीआई। तो ये मेरे ख्याल से आपको ये बैंक रेट और रेपो रेट समझ में आ गया होगा। रेपो रेट में कुछ बिना कोलेटरल रखे आपको लोन नहीं देगी आरबीआई, लेकिन बैंक रेट में विदाउट कोलेटरल आपको क्या कर देगी, लोन दे देगी, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पे ये चीज समझते हैं, सीआरआर एसएलआर होता क्या है। पहले तो टेक्निकल बात समझते हैं, टेक्निकल बात समझ लेंगे तो इसके बाद हम दोनों में डिफरेंस भी समझ जाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले नंबर पे आपको क्या समझना है, जब भी हम सीआरआर की बात करेंगे या जब भी हम एसएलआर की बात करेंगे, एक तो अपने दिमाग में पहले ये बैठाओ कि ये बैंकिंग सिस्टम को पहली बात तो सेफ रखता है। कि मान लो अब जैसे एक जनरल सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि आपको पॉकेट मनी डेली 100 रुपए मिल रहा है। अब उस पॉकेट मनी में से आप क्या कर रहे हो, 10 रुपए डेली गुल्लक में डाल रहे हो, डेली क्या कर रहे हो, गुल्लक में डाल रहे हो। अब एक दिन ऐसा हुआ कि आपको पैसा नहीं मिला, आपने अपना गुल्लक फोड़ा, आपको 100 रुपए मिल गया, आपका उस दिन का काम हो गया, मतलब जो भी आपने सेविंग की। तो सेम चीज यहां पे है। अब जैसे मान लो कि हम एक जनरल से बात करें कि व्हाट इज अ रोल ऑफ बैंकिंग, सबसे पहली बात नंबर पे बात करेंगे कि रोल ऑफ बैंकिंग क्या है। देखो रोल ऑफ बैंकिंग इज नथिंग, अगर हम इसको बहुत आसान भाषा में बोले तो मैक्सिमम क्रेडिट क्रिएशन, मैक्सिमम क्रेडिट क्रिएशन एट मिनिमम रिस्क, एट व्हाट, मिनिमम रिस्क, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोन बांटना लेकिन रिस्क को मिनिमाइज करके। अब देखो रिस्क क्या होता है, जब भी हम रिस्क वर्ड की बात करते हैं तो रिस्क का मतलब क्या है, अनसर्टेनिटी। जो चीज सर्टेन नहीं है वही रिस्क है, और दुनिया में कुछ भी सर्टेन नहीं है एक्सेप्ट डेथ।
डेथ के अलावा इस दुनिया में कोई भी चीज सर्टेन नहीं है। तो क्या आरबीआई के सामने या हमारे बैंकिंग सिस्टम के सामने दुनिया भर के रिस्क नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं। अब आप ही याद करो, विजय माल्या को, नीरव मोदी को बैंकों ने इतना पैसा दिया, उन्होंने तो यही सोचा होगा कि भाई जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा और साथ ही साथ हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा। लेकिन विजय माल्या और नीरव मोदी जो है फ्रॉड करके देश छोड़ के भाग गए, तो वो जो पैसा उन्होंने नहीं दिया वो तो हमारे बैंक के लिए लॉस हुआ कि नहीं हुआ? फिर भी तो हमारा बैंक चल रहा है ना। क्यों? क्योंकि सीआरआर और एसएलआर की वजह से। समझ में है कि नहीं है? क्योंकि जो सीआरआर होता है और जो एसएलआर होता है, ये ना इंडिया में सभी बैंकों को मेंटेन करना पड़ता है। इट इज कंपलसरी, ये कंपलसरी है, ये सभी बैंकों को मेंटेन करना पड़ेगा। क्यों मेंटेन करना पड़ेगा? इसलिए मेंटेन करना पड़ेगा कि कल को अगर आपके सामने कोई दिक्कत आए, मतलब हमारे बैंकिंग सिस्टम के सामने कोई दिक्कत आए, तो बैकअप में इतना पैसा पड़ा हो कि हम उससे अपने बैंक को रन कर सके। जैसे एक आम आदमी होता है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देता है, सोना खरीद लेता है, अब एकाएक उसके घर में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है तो अपना सोना बेच देता है, अपनी प्रॉपर्टी बेच देता है। तो सेम वही चीज यहां पे, जैसे आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने आप को सिक्योर करने के लिए, आप एलआईसी खरीद रहे हो अपने आप को सिक्योर करने के लिए, तो सेम प्रिंसिपल अप्लाइज विद द बैंक। एकदम सेम वही प्रिंसिपल बैंक के लिए भी अप्लाई करता है। बैंक भी इन्वेस्टमेंट करता है, बैंक भी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करता है, बैंक भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करता है। तो उसी चीज को हम सीआरआर एसएलआर कहते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो, सीआरआर का मतलब क्या है? अब इसे मान लो कोई एक बैंक है, उसने बिजनेस किया, 1000 करोड़ का आज बिजनेस कर लिया। अब आरबीआई कहेगी कि इसमें से 40 करोड़ रुपया आप यूज नहीं कर सकते, मतलब वो पैसा कैश के फॉर्म में होगा। ये भी याद रखना है, ये पैसा कैसे होगा? कैश के फॉर्म में। अब आरबीआई ने कह दिया कि इसमें से 40 करोड़ रुपया कैश आप मेरे पास डिपॉजिट करो, ये पैसा आप यूज नहीं कर सकते। तो अब अगले दिन बैंक जो है वो 960 करोड़ से अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब एकाएक अगर आरबीआई क्या करे कि इसको 50 करोड़ कर दे, मान लो उसके रेट को बढ़ा दे, तब तो अगले दिन बैंक 950 करोड़ से अपना बिजनेस करेगा। मतलब क्या हुआ कि जब भी सीआरआर बढ़ रहा है, सप्लाई ऑफ मनी आपकी क्या हो रही है? गिर रही है। और जैसे ही सीआरआर गिर रहा है, सप्लाई ऑफ मनी आपकी क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। अब ये तो आपको समझ में आ गया, और ये याद रखना कि कैश हिल्ड बाय बैंक एंड डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक, ये पैसा उस बैंक का आरबीआई के पास जमा रहेगा। जो बैंक है उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब जैसे मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। अब क्या हुआ कि 2019 में कोविड आया, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो गई? ठप हो गई। समझ में आई कि नहीं? तो जब 2021 में अनलॉक हुआ तो आरबीआई ने सारे बैंकों को यह बोला कि ये जो तुमने मेरे गुल्लक में अपना पैसा जमा किया है ना, ये पैसा लो और इसी पैसे से तुम एमएसएमई सेक्टर को लोन बांटो। मतलब जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं इनको पैसा बांटो ताकि इनके पास पैसा आए, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जारी रखे। अब सोचो, अगर हमने ये मेंटेन नहीं किया होता तो जो कोविड वाला रिस्क था उस रिस्क से बैंक कैसे बचता? इसी तरीके से बच गया। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब इसके बाद एसएलआर भी एकदम सेम होता है। एसएलआर में बस इतना होता है कि इसमें जो पैसा होगा वो गोल्ड के फॉर्म में होगा, वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के फॉर्म में होगा, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में होगा और प्लस कैश होगा। अब दोनों में डिफरेंस ये याद रखना कि ये जो पैसा है इट इज ओनली कैश, ये जो पैसा है केवल का केवल क्या है? कैश है। लेकिन जो ये पैसा है गोल्ड, सिक्योरिटीज और कैश के फॉर्म में, बस इतना डिफरेंस है। ये जो पैसा है सीआरआर का जो पैसा है ये आरबीआई के पास रखते हैं बैंक, लेकिन जो एसएलआर का पैसा होता है ये बैंक अपने पास मेंटेन करते हैं। लेकिन ये मैंडेटरी है, ये भी याद रखना आपको कि ऑल इंडियन बैंक्स हैव टू बी फॉलो द कंपलसरी टारगेट ऑफ सीआरआर एसएलआर। ये भी याद रखना कि मॉनेटरी पॉलिसी में जो भी कुछ होगा, वॉट द रेट आर, these all rates are decided by Reserve Bank of India। वो जो रेट है वो आरबीआई क्या करेगी? डिसाइड करेगी। अब नेक्स्ट नंबर पे पहुंचते हैं। अब नेक्स्ट नंबर पे अगर हम बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इसमें उल्टा कर देना है। अब जैसे मान लो ये बैंक है और ये मान लो बेसिकली आपका आरबीआई है, ये बेसिकली क्या है? मान लो बैंक है और ये बेसिकली अगर हम बात करते तो मान लो आरबीआई है। अब मान लेते हैं कि जो ये बैंक है, ठीक है ना, अब इस बैंक के पास सरप्लस है, मतलब पैसा इसके पास ज्यादा हो गया, तो आरबीआई कहती है कि ये पैसा मुझे दो, अब मैं तुम्हें इंटरेस्ट दूंगा।
तो जब आरबीआई इंटरेस्ट फॉरवर्ड करने लगे बैंक को तब वो रिवर्स बन जाता है, और जब बैंक इंटरेस्ट फॉरवर्ड करे आरबीआई को तब वो रेपो बन जाता है। समझ में आया कि नहीं है? जब भी बैंक इंटरेस्ट फॉरवर्ड करेगा तब तो वो रेपो है, लेकिन जब आरबीआई क्या करेगी, फॉरवर्ड करेगी इंटरेस्ट, तो वो रिवर्स रेपो रेट है। ठीक है, और इस रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के प्रोसेस को ही हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बोलते हैं। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट क्या बोलते हैं? फैसिलिटी बोलते हैं। अब नेक्स्ट नंबर पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टूल को समझते हैं। तो जब भी हम नेक्स्ट टूल की बात करेंगे, ठीक है, जब भी हम किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट टूल की बात करेंगे, तो नेक्स्ट टूल जो आपका है वह है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का कंसेप्ट क्यों आया? अब देखो, ये कंसेप्ट 2011 में आरबीआई ने बेसिकली क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। क्यों इंट्रोड्यूस किया, समझते हैं हम। अब देखो, मान लो कि हम यहां पे एक जनरल सा एग्जांपल ले कि व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल, मतलब अब बहुत इजी लैंग्वेज में समझे कि मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या हो। तो मार्जिनल इज अ वर्ड विच मींस एक्स्ट्रा। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा। अब स्टैंडिंग मतलब आरबीआई खड़ा है और ये एक फैसिलिटी है कि मान लो कि कोई भी बैंक है और एकाएक उसको पैसे की जरूरत पड़ जाती है। अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे लिखा होगा कि व्हाट, ओवरनाइट शॉर्ट टर्म लोन। मान लो कि किसी भी बैंक को तुरंत पैसे की जरूरत पड़ गई, ओवरनाइट का मतलब तुरंत पैसे की जरूरत पड़ गई, तो आरबीआई कहता है कि भाई हम आपको पैसा देने के लिए तैयार है, वी आर रेडी, वी आर स्टैंडिंग फॉर यू, हम आपको पैसा देने के लिए तैयार है। लेकिन जो हमारी शर्त है वो ये है कि जो भी इंटरेस्ट रेट होगा वो करंट रेपो रेट से 2% हाई होगा। अगर मान लो कि अप टू 2% हाई होगा, मान लो करंट रेपो रेट 5% चल रहा है, तो जो आपका एमएसएफ होगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होगी, वो 5.5 हो सकता है, वो 6 भी हो सकता है, वो 7 भी हो सकता है, लेकिन 7% से ज्यादा नहीं होगा। मतलब 5 से 7 के बीच में कोई भी इंटरेस्ट हो सकता है। तो ये जो फैसिलिटी है आरबीआई ने इसलिए स्टार्ट किया कि अगर किसी भी बैंक को एकाएक पैसे की जरूरत पड़ जाए तो वो देने के लिए बेसिकली क्या है, तैयार है। नरसिंघम कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको 2011 में आरबीआई ने अपने नए मॉनेटरी टूल की तरह क्या किया, यूज किया, और अभी भी ये बेसिकली क्या है, आपकी कंट्री में जारी है। अब नेक्स्ट नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो हम ये समझते हैं कि व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखो, दीज आर द टूल्स बाय विच आरबीआई कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ मनी with keeping in mind the price stability as well as acceleration of growth and development of our nation, or you can say our country. And what is open market operation? देखो, open market operation का मतलब कुछ नहीं है, ये भी सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए लाया जाता है। आप ओपन मार्केट ऑपरेशन को ये कह सकते हैं कि इट इज ए इनडायरेक्ट बोरोइंग बाय गवर्नमेंट। अब जैसे क्या होता है, अब हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या करती है, बेचती है। लेकिन बेचने का काम वो आरबीआई करेगा, मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई सेल एंड परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी। मतलब भारत सरकार के बिहाफ पे जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचती है, खरीदती है। तो पहले तो एक लाइन हम ये समझ लें कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है। देखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी कुछ नहीं है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऐसी चीज है कि एक तो देखो, इसको हम कहते हैं गिल्ट एज सिक्योरिटी। गिल्ट एज सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे, अगर आप इसमें बेसिकली क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आपको लॉस नहीं होगा, हमेशा प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, ये एक तरीके से क्या है, रिस्क फ्री सिक्योरिटी है। ये बेसिकली क्या है, रिस्क फ्री सिक्योरिटी है। अब जैसे आप टीवी में देखते हो तो वो बोलता है कि म्यूचुअल फंड आर द सब्जेक्ट ऑफ मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट वेरी केयरफुली बिफोर इन्वेस्टमेंट। कि अगर म्यूचुअल फंड में आपने पैसा लगा दिया तो हो सकता है कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो आपको ज्यादा मिल जाए, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो हो सकता है कि कम भी मिले, इसीलिए वो डिस्क्लेमर दिखाता है। तो अगर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात करें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है ये एक्चुअली में रिस्क फ्री होती है, और सबसे बड़ी बात ये होती है ना, ये बिकती डिस्काउंट पे, ये बिकेगी किस पे, डिस्काउंट पे। लेकिन ये रिडीम होती है, जब भी हम रिडीम वर्ड की बात करेंगे, ये रिडीम होगी फेस वैल्यू पे। हमेशा यह बात याद रखना है कि ये रिडीम होगी बेसिकली किस पे, फेस वैल्यू पे। बिकेगी डिस्काउंट पे लेकिन रिडीम होगी किस पे, फेस वैल्यू पे। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आरबीआई ने क्या किया, 100 करोड़ की, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी
गवर्नमेंट बेसिकली क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी मार्केट में लॉन्च की, और इसकी मैच्योरिटी पीरियड जो है वो क्या है, 91 डेज है। तो अभी 100 करोड़ की जो सिक्योरिटी है ये आपको 90 करोड़ में ही दे देगा, और इस बात की गारंटी होगी कि 91 डेज बाद आपको 100 करोड़ मतलब 10 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट कर देगा, है ना। कि अब वो कह रही कि 100 करोड़ की सिक्योरिटी है और इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 91 डेज है, और बिक रही है 90 करोड़ रुपए, मतलब 90 करोड़ रुपए देके 91 डेज बाद यू विल गेट 100 करोड़। तो कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेसिकली क्या होगा, तैयार हो जाएगा। तो अब देखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जब भी आरबीआई बेचती है तो लोग उसको खरीदते हैं, तो जब लोग उसको खरीदते हैं तो मार्केट से सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाती है। और जब आरबीआई को यह लगता है कि मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी क्या है, कम है, तो जो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसने बेची है वही खरीद लेती है। अब आपको दे देगी 100 करोड़ और आपसे सिक्योरिटी वाला कागज ले लेगी। तो जब भी आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कर रही है, इसका मतलब वो सप्लाई ऑफ मनी को मार्केट से गिरा रही है, और जब भी उसको बेसिकली परचेज कर रही है, इसका मतलब सप्लाई ऑफ मनी को वो इंक्रीज कर रही है। अब ये एक तरीके की इनडायरेक्ट बोरोइंग है, क्योंकि देखो सरकार अगर आके ये कहेगी लोगों से कि मुझे उधार दो, मान लो नरेंद्र मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर, वो आप लोगों के सामने आगे बोले कि आप मुझे उधार दो, तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो वो दूसरे तरीके से आपसे उधार लेते हैं, आपको लालच देते हैं 10 करोड़ का, और उनको तो तुरंत 90 करोड़ मिल गया ना। वो तो आपको पैसा कब देंगे, वो तो पैसा आपको बेसिकली 91 डेज बाद देंगे ना। अभी तो उनके पास 90 करोड़ रुपए आ गया ना। तो उसी को हम बेसिकली कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब जैसे पहले क्या था, पहले बेसिकली क्या, अगर 2021 के पहले की बात करें तो 2021 के पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को केवल कुछ चुनिंदा प्लेयर ही खरीद सकते थे। लेकिन 2021 में आरबीआई ने आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम लॉन्च की, रिटेल डायरेक्ट स्कीम लॉन्च की, और उसमें यह कहा कि मिनिमम 10,000 रुपए से आप नॉर्मल लोग भी क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब मिनिमम अमाउंट इसमें 10,000 है, आप इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइप की सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट ऑपरेशन में खरीद सकते हैं। और उस एप्लीकेशन का नाम होता है आरबीआई डायरेक्ट। नॉर्मल जैसे आपका अकाउंट खुलता है उसी तरीके से उसमें अकाउंट है, आधार कार्ड पैन कार्ड लगता है, फिर आप अपने सेविंग को उससे लिंक कर दो, आपको जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदना है आप वहां से क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। अब नेक्स्ट नंबर पे अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, तो ये हमने अभी आपको जो जो चीजें बताई, मतलब जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स थे वो सारे टूल्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए। जिसे बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, सीआरआर है, एसएलआर है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, तो उसके इंपैक्ट भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, उसका इंपैक्ट क्या होगा। अब आते तो थोड़ा सा इसमें कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब जैसे मान लो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, हम सब्जेक्टिव भी बात करेंगे, आज ही बात करेंगे, सब्जेक्टिव के बारे में भी बात करेंगे। तो अब इसमें लिखा है कि द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीज विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। पहला लिखा है मनी मल्टीप्लायर का मतलब है क्या है, पैसे का क्रिएशन कैसे इंक्रीज करेगा। इसमें क्वेश्चन लिखा है इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो, नहीं, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन। यस, यही आंसर है कि अगर लोगों के अंदर बैंकिंग हैबिट बढ़ेगी, मतलब लोग ज्यादा अकाउंट खोलेंगे, उसमें ज्यादा पैसा रखेंगे, तो ऑटोमेटिक मनी मल्टीप्लायर आपकी इकोनॉमी में क्या होगा, बढ़ेगा। बाकी इसका कोई रिलेशन नहीं है इंक्रीज इन द एसएलआर और इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, यहां पे लिखा है कि व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान से देखना है, यहां रिड्यूस वर्ड यूज किया है, क्योंकि यही वर्ड रिड्यूस, डिक्रीज, इंक्रीज, यही से क्वेश्चन जनरेट होता है। तो अगर हम बात करें कि व्हेन द आरबीआई रिड्यूस द एसएलआर, तो देखो अगर एसएलआर को वो रिड्यूस करेगा तो पहले तो आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि अगर एसएलआर को क्या करेगा, गिराएगा, तो सप्लाई ऑफ मनी बेसिकली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। माने क्या हुआ कि यहां पे आप ऑप्शन देखो, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में कट दियर लैंडिंग रेट, क्योंकि वो अपना लैंडिंग रेट गिरा देंगे, और जैसे ही वो अपना लैंडिंग रेट गिराएंगे तो मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जब भी मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं तो उसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन होता है वो यही वाला आता है, ठीक है। हमेशा यही आएगा कि अगर एसएलआर को बढ़ाएंगे, सीआरआर को बढ़ाएंगे या उसको गिराएंगे तो उसका इंपैक्ट सप्लाई ऑफ मनी पे क्या होगा। तो आपको यहां पे साफ साफ शब्दों में आंसर दिखाई दे रहा है, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स में कट दियर लैंडिंग रेट्स।
अब नेक्स्ट नंबर पे अगर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। हमने आपको आधे घंटे के अंदर आपको पूरा मॉनेटरी पॉलिसी कंप्लीट करा दी। अब इससे बाहर आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आना है, बस आपको आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अब यहां पे लिखा है विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग। अब यहां पे देखो, यहां पे लिखा है बैंक रेट, ठीक, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक, पब्लिक डेट और पब्लिक रेवेन्यू, ये तो फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है ना। मतलब जो सरकार आपका बजट बनाती है, फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है, जिसमें हम कितनी चीजें लेते हैं आपकी कंट्री में, तीन चीजें। सबसे पहले नंबर पे हम इसमें लेते हैं बजट, दूसरे नंबर पे हम लेते हैं टैक्सेशन और तीसरे नंबर पे लेते हैं बोरोइंग्स। क्योंकि जब कभी भी हम फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं तो फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है, बजट, टैक्सेशन, बोरोइंग, अगर इन तीन एलिमेंट को हम सब्स्यूम्ड कर दे तो इट इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। तो बैंक रेट एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन इट इज अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, फिस्कल पॉलिसी। तो इसमें आंसर क्या होगा, 1 and 2 ओनली, ठीक है, 1 और 2 इसका बेसिकली क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पे, एक और बात करते हैं। अब यहां पे थोड़ा करंट अफेयर के हिसाब से भी, क्योंकि देखो एक चीज आपको बता दे कि आजकल के जो पेपर है वो डायनेमिक है। देखो आप ही देख रहे हो कि आपका केबीएस का जो सिलेबस है वो चेंज हो गया, तो डायनेमिज्म आ गया पेपर में। थियरी पोर्शन तो आपके एग्जाम में आ ही रहा है, थियरी के साथ साथ आपको थोड़ा करंट अप्लाइड चीजें भी पता होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप डिस्क्रिप्टिव करने जाओगे तो अगर आपके पास अप्लाई वर्जन नहीं होगा तो आप डिस्क्रिप्टिव में कोई आंसर नहीं लिख पाओगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे वर्ड लिमिट होगी। ऐसा नहीं कि आपको बीए का एग्जाम देना है कि आपको ए कॉपी, बी कॉपी, सी कॉपी बेसिकली क्या करनी है, भरनी है, और आपको नंबर उस हिसाब से मिल जाना है। यहां पे तो आपको टू द पॉइंट लिखना पड़ेगा। अब आते हैं एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अभी मैंने बताया, अब ये तो आपको पता चली गया, इट डिसाइड द आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, ये तो सही है। अब इसमें लिखा है इट इंक्लूड 12 मेंबर, नो, इसमें तो 6 मेंबर मैंने आपको बताया। और फिर लिखा है कि इट फंक्शन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर इसका चेयरमैन नहीं होता है, इसका चेयरमैन जो होता है वो आरबीआई का गवर्नर होता है। जो करंट में आरबीआई का गवर्नर संजय मल्होत्रा है, तो करंट में वही इसका क्या होगा, एमपीसी का हेड होगा। समझ में आया। जो जीएसटी काउंसिल होती है, उसका जो जीएसटी से रिलेटेड जो डिसीजन लेता है जीएसटी काउंसिल, उसका जो हेड होता है वो बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर होता है, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं, तो अब यहां पे हम क्या करते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी लेते हैं, क्योंकि आपके पेपर में डिस्क्रिप्टिव भी आना है। अब हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाते हैं कि अब मान लो कि यहां पे लिखा है कि आपको 150 वर्ड में लिखना है। अब इसमें क्या लिखा है कि क्रिटिकली एनालाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी in achieving its stated objective in India, also suggest some potential reform to enhance its efficacy। ये कह रहा है क्रिटिकली आपको एग्जामिन करना है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो अपने ऑब्जेक्टिव में कितना सक्सेसफुल रही, और आपको ये भी बताना है अपने तरफ से कुछ सुझाव भी देने कि और आरबीआई को क्या करना चाहिए। तो अब आप इसका, अब इस पूरे डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट का आप बॉडी पार्ट कैसे तैयार करो। देखो लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, जब भी पहले आप बॉडी मतलब एक आप उसकी रूपरेखा पहले ड्रॉ करो। जब भी आपको कोई टॉपिक लिखना है तो लिखते समय क्या है कि पहले दिमाग में कॉपी पेन उठाओ, और कॉपी पेन उठा के पहले एक छोटा सा रॉ जो है आप वो बनाओ, बॉडी स्ट्रक्चर, जैसे आईएएस और पीसीएस के एग्जाम में होता है। तो उसमें क्या है कि कोई क्वेश्चन आता है तो पहले हम बॉडी पार्ट बनाते हैं। सिमिलर चीज आपको यहां पे भी फॉलो करनी है कि पहले आपको बॉडी पार्ट बनाना है। तो आप इसका बॉडी पार्ट कैसे बनाओगे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, देखो ध्यान से। अप्रोच क्या होना चाहिए आपका, अप्रोच, मॉडल आंसर। अब वो कह रहा है क्रिटिकली एनालाइज। क्रिटिकली एनालाइज का मतलब है कि ना तो आपको लेफ्ट जाना है ना तो आपको राइट जाना है। समझ में आया कि नहीं, वही बातें लिखनी है जो एक्चुअली में मॉनेटरी पॉलिसी ने इधर बीच हमारे कंट्री के डेवलपमेंट या ग्रोथ में हिस्सेदारी रखी है। तो सबसे पहले तो जब भी कभी भी आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखते हैं तो वहां पे पहले कीवर्ड देखा जाता है। पहला कीवर्ड यहां पे आपको मॉनेटरी पॉलिसी है, मतलब आपके लिखने में मॉनेटरी पॉलिसी शब्द का इस्तेमाल बार बार होना चाहिए। जब भी कोई भी, अगर आप कोई भी आंसर राइटिंग करते हैं और आंसर राइटिंग में अगर कोई भी वर्ड आ गया, अब मान लो यहीं पे लिख दिया क्रिटिकली एनालाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ फिस्कल पॉलिसी, तो यू शुड एक्सप्लेन। सबसे पहले आप ये एक्सप्लेन करो, सबसे पहले ये बात बताओ, आप अपने लिखने में सबसे पहले क्या बात बताओ कि भाई पहला काम,
आपका लिखने में सबसे पहला काम होना चाहिए इंट्रोडक्शन बाय डिफाइनिंग द मॉनेटरी पॉलिसी एंड इट्स टूल्स एंड एज वेल एज ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट में लिखो कि मॉनेटरी पॉलिसी इज नथिंग, it control the desired flow of money with the help of following tools, बैंक रेट, SLR, CRR, इन सब के बारे में जिक्र कर दो। फिर इसके बाद अब इसके बॉडी में आपको क्या करना है, डिस्कस द सक्सेस एंड द चैलेंजेस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस बेंचमार्क। तो अब आपने इसमें एग्जांपल लो, अब जैसे एग्जांपल लो कि कोविड के पहले इन्फ्लेशन रेट क्या थी, कोविड के बाद इन्फ्लेशन रेट बढ़ गई, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने हाल फिलहाल में क्या किया, क्योंकि अगर आपको अच्छे तरीके से पता कि लगातार 3 से 4 साल तक आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को छुआ ही नहीं, जितना था उतना ही रखा, बल्कि घटा ही दिया। क्यों घटा दिया? ताकि लोगों को लोन मिले, क्योंकि जो डिमांड था आपकी कंट्री में रुक गया था, तो वो डिमांड बेसिकली क्या हो, क्रिएट हो। तो सबसे पहला पार्ट आपका है कि कीवर्ड को खोजना है, उस कीवर्ड का आपके डिस्क्रिप्टिव में बार बार जिक्र होना चाहिए। फिर अब आप क्या करो, देखो कि 2 साल 1 साल के अंदर में आरबीआई ने कैसे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया घटाया, ताकि इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो भी मेंटेन रहे और लोगों को ये लगे कि हमारे देश में जो प्राइस है चीजों का वो भी क्या है। देखो, क्योंकि जो मॉनेटरी पॉलिसी है, अगर उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ गया या उसमें इंटरेस्ट रेट घट गया, तो उससे दूध दही सब्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई भी बंदा या कोई भी जो सिटीजन है वो जो है सब्जी लेने के लिए, दूध लेने के लिए लोन नहीं लेता है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी का जो इंपैक्ट होता है वो हैवी इंडस्ट्री पे पड़ता है। अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो कार की मार्केट पे फर्क पड़ेगा, सीमेंट की मार्केट पे फर्क पड़ेगा, हैवी इंडस्ट्री के मार्केट है, क्योंकि घर जो बनता है वो लोन लेके बनता है, जो कार आती है वो लोन लेके आती है, जो इंडस्ट्री चलती है वो लोन पे चलती है, तो उन पे फर्क पड़ेगा। तो ऐसे आपको उसके बारे में थोड़ा समझाना है। फिर लास्ट में आप इसका कंक्लूजन कैसे करेंगे, तो कंक्लूजन में एक तो ये हाईलाइट करो, कंक्लूड बाई highlighting the significance of regulatory evolution and adjustment to the monetary policy framework order to deal with the involving economic situation। कि जब जब इकोनॉमिक सिचुएशन आई है, जैसा मैंने अभी बताया कि कोविड के टाइम पे आया तो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को गिराया, मतलब गिरा ही दिया, बढ़ाया नहीं लगातार, क्योंकि उसको पता है कि लोगों के पास पैसा नहीं है। अगर हम इंटरेस्ट रेट गिराएंगे तो बैंक उनको लोन देंगे, अगर उनको लोन देंगे तो उनके पास पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तो भाई लोग उसको कहीं ना कहीं खर्च ही करेंगे, जब वो खर्च करेंगे कंजम्पशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, जब डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी, तो ऑटोमेटिक इकोनॉमी चलना क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये अपना लिखना है, क्योंकि आपको पता है केवीएस का सिलेबस क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। और जहां तक बात रही कंपटीशन गुरु की, और मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स का एजुकेटर हूँ, पास्ट 18 ईयर से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमारे पास देखो क्लासरूम भी है, अगर ऑफलाइन क्लास चलना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर मान लो कि अगर आपको ये लगता है कि आप दूर दराज के इलाके से हैं, आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन कोर्स भी आपको मिल जाएगा, और केवल रिकॉर्डेड लेना चाहते हैं रिकॉर्डेड बैच भी मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, मतलब एक एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है, ऑल द फैसिलिटी वी हैव इन वन रूफ। हमारे पास एक अम्ब्रेला के अंदर सारे जो है फैसिलिटीज अवेलेबल है, और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है, आप हमारी कंपटीशन गुरु की वेबसाइट देख सकते हैं, या आप 9429693867, फिर से मैं नंबर रिपीट कर रहा हूं, 9429693867 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज विवेक गुरुजी, कंपटीशन गुरु। और कैसी लगी आपको ये क्लास, प्लीज कमेंट जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय।